हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज की वीडियो से रोटेशनल स्पेक्ट्रम कह सकते हो या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट होगी। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। इसके पहले की जो वीडियो थी वन शॉट वीडियो, जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में कवर कराया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि यूनिट नंबर 3 बहुत ही लेंदी यूनिट है, तो मैं आप लोगों को हर एक सब टॉपिक का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसके पहले जो मैंने प्रोवाइड किया था वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, बेसिक फीचर ऑफ डेफिनेट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्टेटमेंट ऑफ द बॉर्न ऑप्रीहेमन, अप्रॉक्सीमेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका एक पूरा वन शॉट वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन शॉट वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है ये भी वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पूरा का पूरा जितने इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं वन शॉट इसीलिए कवर करा रही हूँ ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी क्लोज हैं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर ना देखना पड़े और कम टाइम में ही आप लोगों का पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाए। मेरे चैनल पे आप लोगों को बीएससी केमिस्ट्री की सिलेबस मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो मिल जाएगी। मैं आप लोगों को सारे यूनिट को डिटेल में कराऊंगी। इनफैक्ट मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के भी डिटेल लेक्चर्स को दे दिए हैं, यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट की हूँ। ठीक, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर, सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल्स, सिलेक्शन रूल, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर आइसोटोप्स। तो आज की वीडियो में इतना सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी वन शॉट होने वाली है, जिसमें हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इसके नोट्स पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, योर बीएससी गाइड सर्च कीजिएगा अपनी आईडी बनाने के बाद, तो आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलता है, कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई देती हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। वन शॉट वीडियो होने वाली, थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन पूरे के पूरे टॉपिक्स को मैं कवर करा दूंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे तो प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसे और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक, हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, तो एक्टिव ज़रूर रहा करिए। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, तो कह रहा है when we give very less energy or energy of 0.05 वोल्ट टू द मॉलिक्यूल, अगर हम बहुत ही कम एनर्जी देते हैं या एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता है मॉलिक्यूल को, देन देयर इज़ ओनली रोटेशनल ट्रांजिशन इन इट, द मॉलिक्यूल में सिर्फ रोटेशन ही होता है। मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अच्छे से ट्रांजिशन के बारे में बताया भी हुआ है। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, सारी वीडियोस इंटर रिलेटेड ही हैं, एक के बाद एक आप लोगों को देखना ही है। ठीक, तो उसमें क्या कह रहा है, हम किसी भी मॉलिक्यूल को बहुत कम एनर्जी देते हैं या एनर्जी हम देते हैं 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो उसमें सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन ही होता है। द स्पेक्ट्रल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रोटेशन ट्रांजिशन विल बी कॉल्ड रोटेशन स्पेक्ट्रम। ऐसे जो ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रा हमारा ऑब्टेन्ड होता है रोटेशन ट्रांजिशन को, उसी को रोटेशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एंड दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ये थ्योरेटिकल होने वाली है, तो इसीलिए मैं पूरा का पूरा लिख करके आई हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नोट ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये सारी नोट्स आप लोगों के
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूँगी ना, तब यही नोट से ही आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एग्ज़ाम में देखिएगा, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ के जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी उसी तरीके से आएगा। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, आगे इसमें देखते हैं 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑब्जर्व इन माइक्रोवेव रीजन। जो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक यहाँ पे ज़ीरो और लगा लीजिएगा। ठीक, ये इतनी जो एनर्जी है ये किसमें, माइक्रोवेव रीजन में ही ऑब्टेन होती है। देन हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहते हैं। ये देखिए, अगर आपका पेपर एमसीक्यूज होता है तब भी आप लोगों को थ्योरेटिकल पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही ये पूछा जाता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया। जैसे कि यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहते हैं। ठीक, तो वो होता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसकी एनर्जी भी पूछ सकता है, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं। In these molecule bold rotation transition from lower to higher energy level and higher to lower energy level are possible। इसमें कह रहा है in these molecules, ऐसे molecules में दोनों टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है जो कि लोअर से हायर एनर्जी लेवल में होता है, और हायर से लोअर एनर्जी लेवल में भी होता है। मतलब इसमें दोनों टाइप का होता है, लोअर से हायर भी जाता है, हायर से लोअर भी आता है। ठीक, इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है। जब हमारा लोअर से हायर जाता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, और हायर से लोअर आता है तो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है, तो इसमें दोनों टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, ये कह सकते हो दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम को पाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक, अच्छे से देखिएगा। देखिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू एटम। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि दो एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो दोनों जब एटम मिल जाएंगे तो उसके कम्बिनेशन से जो एटम बनता है उसको डाई एटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इन अ लाइन इज कॉल्ड द लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर ये लाइन में बनते हैं तो इसको लीनियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव मैनी मॉलिक्यूल। इसमें कह रहा है ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके न्यूक्लियाई, देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसके जो न्यूक्लियाई होंगे कंबाइन होकर के बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बना सकते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे कि 2 जोड़ेंगे तो 2 बनाएंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। ठीक, तो कह रहा है द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव मैनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच रोटेट अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो कि वो रोटेट हो रहा होगा मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग। जैसे कि एग्जांपल हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल का HCl, CH3, Cl2, H2O। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से शॉर्ट में पूछ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अब आगे इसमें देखते हैं। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिजिड रोटर क्या होता है। सिलेबस में ये भी दिया गया ना, रिजिड रोटर। तो अ रिजिड रोटर मीन्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विच रोटेट सो दैट द इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड डज नॉट चेंज अंडरगो एनी रोटेशनल मोशन। इसमें कह रहा है एक रिजिड रोटर का मतलब होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि रोटेट कर रहा है, विच रोटेट, जो कि रोटेट कर रहा है, सो दैट इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड, इंटर न्यूक्लियर मतलब कि दो मतलब जो एटम है उसके जो न्यूक्लियस का जो बॉन्ड है डज नॉट चेंज, उसके न्यूक्लियस का बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा है, अंडरगोइंग एनी रोटेशनल मोशन हो रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन हो रहा है। और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर का जो इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड है, अंदर का जो न्यूक्लियस का बॉन्ड है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको रिजिड रोटर कहते हैं। जैसे कि एक एटम ये हो गया, ए एटम हो गया, ये बी एटम है, इसकी डिस्टेंस जो है आर है, तो ये एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है, तो इसके जो ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस है, इसके जो न्यूक्लियस के जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे रोटर को कहते हैं रिजिड रोटर।
ठीक, ये हो गया, शॉर्ट में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और पूरा इसका नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉपरली नोट डाउन करते हैं और इसको एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाते हैं ना, तो अगर ये पूछा जाता है तो आप लोगों को 15 नंबर दिलाएगा और 9 नंबर दिलाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में और वेरी शॉर्ट में पूछा ही जाता है। ठीक, तो डाल लीजिएगा नेक्स्ट हेडिंग एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि क्लासेस कितने बजे होगी। तो क्लासेस मेरी शाम को 6 बजे होती है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन किया करिए। उस टाइम पे मैं भी एक्टिव रहती हूँ, तो कोई भी कमेंट किया करिए, तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी। ठीक, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सारे यूनिट के लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स सब कुछ आप लोगों को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस, सीरीज मॉडल सब कुछ मिलेगा आप लोगों को मेरे चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आप लोगों को सही तरीके से पढ़ा रही हूँ। लाइक किया करिए। ठीक, तो डाल लीजिएगा एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर। इसको सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल्स भी कहीं कहीं बुक में दिया गया है, तो ये भी इसका नाम है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल को डिफाइन कीजिए, तो आप लोग यही चीज़ लिखेंगे। अगर ये देता है कि एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर निकाल के बताइए, तब भी आप लोग यही करेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, हम लोग को कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। इफ़ आ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज कंसीडर, हम मान लेते हैं कोई एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है टू बी अ रिजिड रोटर लाइक अ रिजिड डम्बल जॉइंड along its line of center by a bond equal in length of the distance r between the two nuclei। देखिए, ये हमने क्या लिया, रिजिड रोटर लिया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ठीक, और ये डम्बल की तरह जुड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। क्या, अलॉन्ग इट्स लाइन से जुड़ा हुआ है, ऑफ सेंटर बाय बॉन्ड इक्वल। अब देखिए, इसमें का जो बॉन्ड है वो इक्वल है और सेंटर से ये जुड़ा हुआ है। ठीक, और लेंथ में जुड़ा हुआ, जिसकी जो डिस्टेंस है वो आर है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई की जो डिस्टेंस है वो आर है। देन द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल अराउंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई आई। इसमें कह रहा है जो रोटेशनल एनर्जी होगी उस मॉलिक्यूल की, जो कि एक्सिस से पास हो रही होगी, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी और परपेंडिकुलर होगी लाइन के, तो उसका जो रोटेशनल एनर्जी आएगा वो आएगा ER इज इक्वल टू h² अपॉन 8 पाई आई जे और J+1, जहाँ पर जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ठीक, जे की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा सकती है, और आई क्या है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूलर अलोंग रोटेशनल एक्सिस है। ठीक, इसमें देखिए समझने वाली बात ये है कि हमें रिजिड रोटर की एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हमें दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे। मान लेते हैं मास m1 है और उसका मास m2 है। ठीक, इसकी जो डिस्टेंस है ये r है, और ये हमेशा देखिएगा इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लग रही है इसमें लगेगी ही लगेगी। ठीक, और ये हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर ही होती है। और इसमें क्या देखा गया कि इसकी जो लेंथ है, डिस्टेंस मैंने बता दी है, और इसमें जो है अलोंग द लाइन हमारा लग रहा है, और ये हमारा जो पास हो रहा है किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और एक्सिस से बीच से सेंटर से हमारा ये मूव कर रहा है। जैसे मैंने रिजिड रोटर बताया ना कि इसी एक्सिस के अलोंग ही वो हमारा मूव करता है। ठीक, तो इसमें हमने क्या निकाला, रोटेशनल एनर्जी निकाले, जो कि h² 8 पाई आई जे और J+1 है। मैंने बता दी h प्लैंक कांस्टेंट है, जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है, 0 से इन्फिनिटी जाती है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि रोटेशनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये एक्सिस जो है ये रोटेशनल एक्सिस है, क्योंकि इसी के अलोंग ये मूव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से जो आई की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, वो इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r² होता है। इसको म्यू आर स्क्वायर भी कहा जाता है, क्योंकि जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू होती है वो म्यू होता है। ठीक, इसको आई इज इक्वल टू म्यू r² भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें से देखिए, इसमें मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि मैंने मास कंसीडर किया ना, तो m1 और m2 क्या है, मास ऑफ द एटम A एंड
बी, एंड म्यू क्या है, वो रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस मास को m1 m2 डिवाइडेड बाई m प्लस m2 से डिनोट करते हैं। ये रिड्यूस मास है ए एंड बी का। ठीक, तो मैंने बता दिया म्यू की वैल्यू क्या है, m1 m2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें आगे हेडिंग डालिएगा एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी के एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो वी नो डैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज द पॉइंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन। इसमें कह रहा है हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की, किसी एक पॉइंट को वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये हमारा सेंटर है और इसकी डिस्टेंस r है। तो आधी डिस्टेंस r1 हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस r2 हो जाएगी। तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का वो होता है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल का वो होगा I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। फिर उसके बाद जो r1 और r2 है, ये डिस्टेंस r1 और r2 मिल के ही तो r बन रही है ना, तो यहाँ से r2 की वैल्यू निकालेंगे तो r में से r1 को माइनस कर देंगे। अब जो ये r2 की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 और इसकी जगह r2 की जगह क्या रखेंगे, r माइनस r1। सॉल्व करेंगे m1 r1 इज इक्वल टू m2 r और m2 r1। ठीक, ये आ जाएगा। तो इसमें m1 r1 और m2 r को r1 m2 r1 को इधर ले आएंगे तो m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r। यहाँ से r1 की वैल्यू निकालेंगे m2 r अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर r2 की भी वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2। आप लोग सोच रहे होंगे ये वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रिजिड रोटर की एनर्जी निकालनी है। जो रिजिड रोटर की एनर्जी अभी हम लोगों ने देखी h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और जे प्लस 1 आई थी ना, इसी को हमें प्रूफ करना है, तभी हम लोग इसको निकाल रहे हैं। ठीक, तो मैंने इतना आप लोगों को बता दिया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, r1 और r2 की वैल्यू निकाला। ठीक, r2 की वैल्यू निकालने के बाद अभी हमने पढ़ा I क्या होता है, I होता है m म्यू r स्क्वायर, तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ये जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग r1 और r2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आएगा I इज इक्वल टू m1 इंटू, यहाँ पर r1 का स्क्वायर था ना, तो r1 क्या है m2 r अपॉन m1 प्लस m2, तो इसका स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको ओपन करके सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा m1 आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये r का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर सॉल्व किया है। ठीक, फिर क्या आएगा, प्लस ये m2 आ जाएगा, ये m1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये r का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर वाले में से देखिए जो m1 है m2 देखिए दोनों में है, तो m1 m2 और r स्क्वायर दोनों में है तो दोनों को कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या बचा, m1 बचा और इधर प्लस में क्या है, m2 बचेगा। ठीक, ये आने के बाद अब देखिए नीचे भी क्या है, m1 और m2 है, तो एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा m1 m2, ये वाला m1 m2 r स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, और मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया हुआ है जो म्यू की वैल्यू होती है वो m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है, तो इसकी जगह पे म्यू रख देंगे और ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए प्रूफ करके बता दिया I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है। अभी जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया है बस उसी को प्रूफ करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, म्यू हमारा रिड्यूस मास है और अभी हमें इसमें और भी चीज़ें निकालनी है, तो अब इसमें आगे देखते हैं।
अब इसमें आगे देखिए मैंने क्या बताया, म्यू इज इक्वल टू रेड्यूस मास है। नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल। अगर हमने जो देखा था कि वो जो रिजिड रोटर है वो तो रोटेट कर रहा है, तो जब वो रोटेट कर रहा होगा तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम तो लगेगा ना, कि अगर वो मूव कर रहा होता तो लीनियर मोमेंटम लगता है, लेकिन वो रोटेट कर रहा है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम लगेगा, जो कि होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। आई मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और एल हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। नाउ द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज हुज वैल्यू, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है जिसकी वैल्यू होगी एल इज इक्वल टू अंडर रूट में जे और जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ये याद रखिएगा, जो अंडर रूट है इसमें सिर्फ जे और जे प्लस वन ही में लगा हुआ है, फिर मल्टीप्लीकेशन में एच अपॉन टू पाई है, और जे क्या है हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक। और इसकी जो वैल्यू है मैंने बताई थी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इसमें जो देखिए हमें एनर्जी ही तो निकालनी थी, जो रोटेशनल एनर्जी होगी वो कितनी होती है, ई आर। ई आर क्यों लगाया, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी निकालना है, तो ई आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन टू आई। इसमें क्यों किया है, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आई, मतलब इस इक्वेशन में अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दे, आई से डिवाइड कर दे, तो ये हमारा आई और आई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो आई ओमेगा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे क्या बचेगा, टू आई बचेगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा कि L क्या होता है, आई ओमेगा होता है, ठीक। तो आई ओमेगा की जगह L रख दिया और ये होल स्क्वायर रख दिया और ये टू आई हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ई आर इज इक्वल टू, और L की जगह मैंने बताया अंडर रूट जे प्लस अंडर रूट जे और जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई है, तो जे प्लस वन और ये हमारा टू आई, और ये हमारा क्या था, इसमें L का स्क्वायर था ना, तो ये इसमें भी तो लगेगा, तो H का स्क्वायर और टू का मतलब जो टू पाई का स्क्वायर होगा तो फोर पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, एच स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं, फोर टू ज़ा एट हो जाएगा, पाई स्क्वायर आई हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, जे और जे प्लस वन। इक्वेशन नंबर 3, यही इक्वेशन नंबर 3 जो है ये है एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ रिजिड रोटर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन पूरा करके दिखाना है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में या तो फिर लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये भी लिख दीजिएगा जो जे की वैल्यू है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर देंगे। तो अगर जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें रोटेशनल एनर्जी जे अगर हमारे पास 0 है तो वो हमारे पास 0 आएगी, 1 है तो अगर इसमें जे की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई आएगा, 2 पुट करेंगे तो 6h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई आ जाएगा। इसी तरह पुट करते जाएंगे तो हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलती चली जाएगी एनर्जी ऑफ अ रिजिड रोटर की, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं। इतना सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करा रही हूँ। मैं आप लोगों को इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, तभी जा कर के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं। अब रिजिड रोटर में दो चीज़ें और आती है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ज़रूर पूछने को आ सकता है अगर एमसीक्यूज पेपर होता है, या फिर वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। तो वी नो डैट जो एक्सप्रेशन होता है रोटेशन एनर्जी का डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, जो कि अभी हमने निकाला, वो होता है ई आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए पाई स्क्वायर आई और जे प्लस वन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो आप लोगों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो टर्म है वो क्या कहलाए, ठीक। और हम लोग जानते हैं किसी भी जो एनर्जी मूव करती है वो कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है। तो इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ई आर की जगह एच म्यू पुट कर देंगे और बाकी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और जे प्लस वन। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू जो कि फ्रिक्वेंसी है यहाँ से ये निकल आएगी, क्या आएगी, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और जे प्लस वन। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का निकल के आ गया रिजिड रोटर का, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। तो हम जानते हैं जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है, वो सी अपॉन म्यू होता है ना, कि स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो लैम्डा की एक और भी वैल्यू होती है, मतलब इसको लैम्डा कंसीडर भी कर सकते। अगर हम मान लो स्पीड ऑफ लाइट को 1 मान लेते हैं तो जो लैम्डा हो जाएगा 1 बाई म्यू नहीं हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ से 1 बाई म्यू इज इक्वल टू सी बाई
देखिए, अगर हम देखें हमारे पास जो वेवलेंथ का दो फॉर्मूला होता है, एक में वन कंसीडर करते हैं, एक में नहीं कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं एक लैम्डा का वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई म्यू और लैम्डा इज इक्वल टू 1/μ होता है। ठीक, दोनों को लैम्डा लैम्डा सेम है तो दोनों वैल्यू को इक्वल रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/μ इज इक्वल टू सी बाई म्यू। यहाँ से म्यू की म्यू बार रहेगा। ठीक, 1/μ बार, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 1/μ बार इज इक्वल टू सी बाई म्यू। तो म्यू की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सी इंटू म्यू बार हो जाएगा। और यही जो म्यू बार होता है इसी को हम वेव नंबर कहते हैं। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास जो म्यू था, म्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, सी म्यू बार। देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारा म्यू है, इसकी जगह क्या पुट करना है, सी म्यू बार। सी म्यू बार इज इक्वल टू h/8π² और j+1। तो म्यू बार की वैल्यू निकालेंगे तो सी हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा h/8π², यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, ये भी आ सकता है और सी मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है। ठीक, और ये आ जाएगा j+1। तो अगर हमारे पास अगर जो वेव नंबर है उसका एग्जैक्टली देखा जाए तो वो हमारा होता है b, j और j+1। और b की जो वैल्यू होती है वो 8, मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को इतना बताया इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं जिसे रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जो कि b होता है। ठीक, ये होता है h/8π²IC। ठीक, तो म्यू नंबर आ जाएगा, म्यू बार इज इक्वल टू बी, जे और j+1 आ जाएगा। यहाँ पर b क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। अगर हम j की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वेव नंबर 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो वेव नंबर 2 भी हो जाएगा और j की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वेव नंबर 6 भी हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक, तो होप आप लोगों को ये दो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होगा। कौन कौन सा, डायटोमिक मॉलिक्यूल और एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक से कवर कराऊंगी ताकि आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, सिलेक्शन रूल क्या होता है। देखो इसमें कह रहा है व्हेन अ ट्रांजिशन टेक प्लेस, जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ लोअर रोटेशनल एनर्जी विथ रोटेशनल क्वांटम नंबर j टू अ हायर रोटेशनल लेवल विथ रोटेशनल क्वांटम नंबर j, देन एब्जॉर्ब एनर्जी इज। इसमें कह रहा है जब ट्रांजिशन होता है, कहाँ से होता है, लोअर रोटेशनल लेवल से जिसमें रोटेशनल क्वांटम नंबर j होता है, कहाँ तक जाता है, हायर रोटेशनल लेवल तक जिसका रोटेशनल क्वांटम नंबर भी j होता है। तो उसकी जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है उसे हमने बताया था ना ΔEr से डिनोट करते हैं, जब मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया था। तो ये हो जाएगा जो ER- माइनस ER, मान लेते हैं कि ये हमारा लोअर वाला ये हायर वाला है, तो हायर वाले में से लोअर को माइनस कर देते हैं तभी तो हमारा ये ΔEr निकल के आता है। ठीक, तो मान लेते हैं इसका J है और इसका J' है। ठीक, तो ये हमारी इसकी जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, h²8π²I J', मतलब इसकी जो हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर जो कि J हमने माना हुआ था। ठीक, इसके लिए निकाल रहे हैं, मान लो इसके लिए सबसे पहले निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा h²8π²I J'+1, मतलब J की जगह J' रख दिए। और इसके लिए निकालेंगे तो h²8π²J के लिए निकालेंगे J और J+1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा h²8π² हमारे पास कॉमन है तो इसको पहले लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, J'+1 माइनस J और J+1। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। 3 क्यों माने हैं, क्योंकि अभी देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको माने थे, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको माने थे, इसका ही आगे यूज भी होने वाला है। ठीक, तो क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल है ट्रांजिशन के लिए, वो हमारा जब हम लोग J की वैल्यू रखते हैं तो उसमें जो ΔJ अगर हम निकालेंगे, मतलब इन दोनों का जैसे हम एनर्जी का निकाला है तो इसका जो ΔJ निकल के आएगा क्या, रोटेशनल क्वांटम नंबर वो हो जाएगा +1 -1। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकल के आएगा J = +1 - 1 है
तो अगर हमें जे डैश मतलब डेल्टा जे को हम क्या लिख सकते हैं, जे डैश में से जे माइनस कर देंगे तभी तो हमारा डेल्टा जे आएगा। तो उसकी जगह ये रख देते हैं, जे डैश माइनस जे रख देते हैं, तो ये भी +-1 होगा। लेकिन हम लोग हमेशा इसमें प्लस ही पॉइंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि अगर नेगेटिव में वैल्यू रहेंगे तो हमारी एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ से जे डैश की वैल्यू निकालेंगे तो j+1 आ जाएगा, ठीक। अब यही हमारा जे डैश इज इक्वल टू j+1 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, जो कि अभी हमने लिया, ठीक। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा ER इज इक्वल टू h² 8π² i j+1 था उसमें ना, मतलब j की जगह j+1 पुट कर दिया और +1 था, फिर -j और j+1 इसको सॉल्व करेंगे तो h² 8π² j+1 और j+2 -j से j कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एनर्जी आ गई 2h² 8π² i और j+1। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और हम जानते हैं जो डेल्टा ER एनर्जी होता है वो hμ के इक्वल होता है, और जो म्यू होता है वो c/λ होता है, और लैम्डा 1 वेव नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी जी, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, hc वेव नंबर, ठीक। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, तो हमें ER की जगह क्या पुट करना है, hc म्यू बार और इज इक्वल टू इधर क्या था 2h² 8π² i और ये j+1। तो हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा 2h/8π² ic j+1 वेव नंबर 2b j इज इक्वल मतलब 2b और j+1। देखिए हमने यहाँ से भी सेलेक्शन वेव नंबर की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसको निकाल दिया यहाँ से, ठीक। और बी हमारा क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू h/8π² ic है। अगर आपसे सिलेक्शन रूल में पूछा जाता है तो इसकी एनर्जी यहाँ तक ज़रूर आप लोग लिखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग ये निकाल के बताए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि सिलेक्शन रूल से भी अगर वेव नंबर पूछता है तब भी आप लोग यहाँ से ये निकाल सकें, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं, सब नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को इसके मत कीजिएगा और ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ नॉर्मल स्पीड से देखिए, अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलिए। अगर एक बार समझ लेंगे ना तो बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, जो हमने अभी वेव नंबर निकाला वो 2b j+1 होता है, ठीक। तो अभी हमने निकाला तो इसके लिए लोअर एनर्जी के लिए j थी, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 0 1 2 चलती चली जा रही थी। लेकिन j डैश जब निकालेंगे तो j की वैल्यू जब 0 यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पर देखिए 0 + 1 करेंगे, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। और अगर हम इसकी जगह 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसकी जो j डैश की वैल्यू है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ठीक। तो जो कह रहा है इसमें द वैल्यू of wave number in equation represent the wave number of the spectral line which will be obtained as a result of the transition between the rotational level। मतलब यही कह रहा है कि जो म्यू बार है वो वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशनल एनर्जी लेवल में। देखिए इन जनरल फॉर्म j to j+1, j से j+1 में द वेव नंबर ऑफ द लाइन जो ऑब्टेन होगी वो 2 to b का डिफरेंस होगा, मतलब 2ba 4b 2 गैप का 2b का डिफरेंस है ना, 2 के बाद 4b फिर 6b 8b ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, ठीक। इसका ये डायग्राम भी है, आप लोग वेव नंबर का बना सकते हैं। अब इसमें अच्छे से देखिएगा, एक चीज़ और आता है कि शॉर्ट में पूछ सकता है कि जो सिलेक्शन रूल होता है ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशन एनर्जी लेवल, मतलब जो सिलेक्शन रूल है किसका, फॉर द ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन होता है बिटवीन रोटेशन एनर्जी लेवल में, तो वो किस बेसिस पे अलोंग होता है। तो ये जो मतलब जो डिराइव किया गया है ये हमें किस लिए डिराइव किया, जो स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है यूनिट नंबर 1 में, तो उसको डिराइव करने के इसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका यूज़ किया गया था, ठीक। जो एप्लीकेशन होता है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का शोज दैट फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ओनली दोज ट्रांजिशन आर अलाउड विच हैव चेंज इन द वैल्यू ऑफ जे बाई यूनिटी +-1 में चेंज होती है। फिर उसमें कह रहा है ऑल अदर ट्रांजिशन आर फॉरबिडन, मतलब जितने और भी ट्रांजिशन है इसका फॉरबिडन होता है। दिस रिजल्ट ऑफ द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो सिलेक्शन रूल से ही निकल के आता है, जिसके सॉल्यूशन में जो j की वैल्यू होती है वो +-1 हम लोग ऑलवेज इसमें रखते हैं, ठीक। जो प्लस होता है वो रिफर करता है एब्जॉर्प्शन को और जो नेगेटिव है वो रिफर करता है इमिशन ऑफ रेडिएशन को, ठीक। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट सिलेक्शन रूल वाला। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी।
सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो पूरा अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या होता है। अभी हमने जो इक्वेशन देखी वेव नंबर की जो थी 2bj+1 गिव्स डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन। हमने देखा अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस को देख रहा था जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया हुआ है। इसका गैप जो रहता है 2b का गैप रहता है, 0b 2b 4b 6b 8b 10b 2b का गैप रहता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन वेरियस एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, जिसमें जे की वैल्यू होती है +-1। तो इसमें आगे लिखेंगे नाउ वी विल कंसीडर द इंटेंसिटी ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन। अब हम लोग कंसीडर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन की, बिकॉज इट इज़ सीन दैट हमें ये दिख रहा है कि दैट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम, जो लाइन्स है स्पेक्ट्रम में आर नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी, कि जो स्पेक्ट्रल लाइन में जो इंटेंसिटी जो हमारी यहाँ पर स्पेक्ट्रम में जो लाइंस बन रही है उसकी इंटेंसिटी तो सेम नहीं है। देखिए, एक छोटी है एक बड़ी है, एक बड़ी है फिर बड़ी है फिर बड़ी है फिर छोटी है, मतलब इस तरीके से है। तो इसमें कह रहा है जो इंटेंसिटी है सेम नहीं है, सम आर स्ट्रॉन्ग वाइल सम आर वीक, कुछ स्ट्रॉन्ग है कुछ वीक है। ठीक, फर्स्टली वी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑन कैलकुलेशन वी सी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल चेंजेस विद डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 इज़ ऑलमोस्ट द सेम। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रांजिशन की जो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल में हो रहा है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करें तो जो प्रोबेबिलिटी है सारी चेंजेस की वो हमारा डेल्टा जे हो रहा है, क्योंकि लोअर से ही तो हायर में ही हो रहा है ना। उसका हमने देखा कि उसकी जो वैल्यू थी +-1 थी, ऑलमोस्ट द सेम। अब आगे लिखेंगे इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ऑब्टेन्ड हुई हैं फॉर द सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जो कि हमारा मूव कर रहा है, तो जे इज़ इक्वल टू 0 से जे इज़ इक्वल टू 1, मतलब जे इज़ इक्वल टू नीचे से सबसे पहले अगर हम जे की वैल्यू 0 रखते हैं फिर उसके बाद क्या आ रहा था, हमें 1 मिल रहा था ना। ये देखिए मैंने अभी आप लोगों को समझाया, जे की वैल्यू 0 रखे तो 1 मिल रहा था, 1 रखेंगे तो 2 मिल रहा था, 2 रखेंगे तो 3 मिल रहा था। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है कि 0 से 1 मिल रहा है, 1 से 2 मिल रहा है, ऐसे ही मिलता चला जा रहा है। मे हैव द सेम इंटेंसिटी बट एट द सेम टाइम दिस प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी रेयर, मतलब इसकी इंटेंसिटी तो कभी कभी सेम हो सकती है लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी पाए जाने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर है, एज देयर विल बी डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच लेवल इन द बिगनिंग। ठीक, इसमें आगे लिखेंगे ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल है विल बी कैरी आउट ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। अगर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप लोगों को लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तभी आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे, और जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई बहुत ही ईजी लैंग्वेज लिखवाई है, सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, बस उसी को लिखना है। ठीक, अभी जो हमने स्पेक्ट्रल वाला देखा है तो वही की उसकी इंटेंसिटी के बारे में लिखना है। ठीक, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी में ही आगे लिखेंगे नाउ द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच एनर्जी लेवल। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटीज होती है स्पेक्ट्रल लाइन की डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है इन ईच एनर्जी लेवल ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल। अब जो हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। शॉर्ट में लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लिखना है जो बोल्ट्जमैन थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला दिया था, इनेबल अस टू डिटरमाइन, ये हमें डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ एनर्जी लेवल, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल में होते हैं उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक फार्मूला की हेल्प से, एन अपर अपॉन एन लोअर इज इक्वल टू EXP डेल्टा E अपॉन KT। अब इसमें देखिए इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए एन अपर और एन लोअर क्या होता है, एन अपर या एन लोअर जो होता है आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन E अपर एंड E लोअर एनर्जी लेवल, मतलब अपर वाली एनर्जी लेवल में एन अपर
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। लोअर वाली एनर्जी लेवल में एन लोअर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। और के इट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के हमारा क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। टी क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। इफ द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन एनर्जी लेवल, अगर हमारा ट्रांजिशन होता है एनर्जी लेवल ज़ीरो से लेकर के जे इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के जे इज इक्वल टू जे तक, देन हम कह सकते हैं जो हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर जो लोअर के लिए वो हमारा जीरो है और अपर के लिए हमारा जे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन जे अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू ई, हमारा एक्सपेरिमेंट एक्सपोनेंशियल है, ठीक। ये हमारा बेस है, ई बेस है हमारा, ई की पावर में माइनस ई जे डिवाइडेड बाई के टी, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। देन उसके बाद जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव डीजेनरेटेड एनर्जी लेवल एंड देयर डीजेनरेसी इज गिवन बाय, अब देखिए जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में है उसमें एक डीजेनरेट एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा, और यही जो डीजेनरेसी है इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए एक टर्म लेंगे जो कि है जी, और ये हमारा जे में हो रहा है, तो जी जे इज इक्वल टू 2j+1 आ जाएगा, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें क्या रहा है, दस कंसीडरिंग दिस टू फैक्टर, हम लोग अब दो फैक्टर को कंसीडर करेंगे। वी कंक्लूड दैट इंटेंसिटी और द पॉपुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी डिसाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर। इसमें क्या रहा है, कंसीडर करेंगे दोज फैक्टर को, हम लोग कंक्लूड करेंगे जो इंटेंसिटी है, ये कह सकते हो पॉपुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है, कैन बी डिसाइडेड बाई द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट होगा। जो इंटेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन, और ये हमारा प्रोपोर्शनल होगा 2j+1 ई की पावर माइनस ई जे डिवाइडेड बाई के टी, इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेंगे। लेकिन हमारे पास जो ई जे की वैल्यू थी, अगर हम लोग इसकी एनर्जी निकालते हैं तो वो हमारा ई जे डिवाइडेड बाई एस सी आएगा, वो इज इक्वल टू बी जे और j+1 हो। मैं जानती हूँ आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को एज इट इज़ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। क्योंकि अब इससे भी ज़्यादा सिंपल मैं नहीं बता पाऊँगी, ये थोड़ा सा टिपिकल है तो है, ठीक। 2 बार देखिए 3 बार देखिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो यहाँ से जो एनर्जी हमारा जे के लिए आ जाएगी तो वो हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारा ई अपॉन एस सी होता है, तो ये आ जाएगा बी जे और j+1 सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा, तो यहाँ से ई जे की वैल्यू आ जाएगा बी एस सी जे और j+1 आ जाएगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी हमने लिया था 0 से लेकर के j तक, वो आ जाएगा 2j+1 ई एक्स पी, और ये क्या, इसकी जगह पे ई जे की वैल्यू रख देंगे। अभी हमने देखिए ना फॉर्मूला में निकाला, क्या निकालना, एन अपर माइनस एन लोअर और ए एक्स पी डेल्टा ई अपॉन के टी, तो वही चीज़ निकालेंगे एन जे अपॉन एन जीरो, क्योंकि 0 से लेकर के जे तक हमारी वैल्यू जा रही है। और ये क्या बचेगा 2j+1, अभी हमने इसकी वैल्यू लिखी क्योंकि हमारे पास वो भी तो डीजेनरेसी भी तो निकालना था, उसकी जो वैल्यू आई थी 2j+1 आई थी, और साथ में ई एक्स पी है, और हमने अभी एनर्जी की जो डेल्टा ई की वैल्यू थी उसकी जगह पे रख देंगे बी एच सी जे j+1, और ये हमेशा नेगेटिव में होता है इसीलिए हम आगे साइन नेगेटिव लगाएंगे, और डिवाइडेड बाई के टी था, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा क्या चीज़ मैंने लिखी हुई है, कह रहा है एज जे इंक्रीजेज, जब हमारा जे इंक्रीज होगा तो 2j+1 ऑल्सो इंक्रीज है, जब हमारा जे इंक्रीज होगा तो 2j+1 इंक्रीज होगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक। वेयर एज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिक्रीज है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो डिक्रीज होगा स्लोली इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में कम होगा, एंड देन रैपिडली एज द वैल्यू ऑफ जे बिकम हाइयर एंड हाइयर। इसमें कह रहा है कि पहले तो बिगनिंग में वो डिक्रीज होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, सो द प्लॉट ऑफ द एन जे अपॉन एन जीरो वर्सेज जे एंड फॉर द रैपिड डायटोमिक मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन। लेकिन उसके बाद जो एन जे अपॉन एन जीरो का और जे के साथ इसका एक हमें ग्राफ मिलता चला जाएगा, और वो ग्राफ ऐसा होगा, देखिए जे की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रही है, और एन जे अपॉन एन जीरो जो कि हमारा है एन अपर अपॉन एन लोअर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसकी जो वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी, ये 1 से स्टार्ट होगी और ऐसे ही चलता जाएगा, और पीक पॉइंट जो इसका होगा ये 5 होगा, ठीक।
जैसे कि हमें फिगर में दिखा रहा है कि जो ग्राफ है वो बता रहा है रिलेटिव पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, ठीक, फिर उसके बाद एक पीक पोजीशन पे पहुँच के ये ग्राफ डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो वही कह रहा है द ग्राफ क्लियरली शोज दैट द रिलेटिव पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीजेज रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया एंड देन डिक्रीज होने लगा। एंड एन जे अपॉन एन नॉट जो है ये हमारा बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन है, ठीक, इसी को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसको बताया गया है। तो ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जो ये वाली वैल्यू निकाल के आई ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिराइव कर सकते हो आप लोग, फॉर्मूला में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन मतलब ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर होगी और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है J=√KT/2HCB माइनस हाफ होता है, ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं। अब इसी में का बॉन्ड लेंथ निकालने के भी मतलब पूछा जा सकता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। द रोटेशनल एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो होती है EJ, यहाँ पर ऐसे भी J लिख सकते हैं, EJ=H/8π²IC। मैंने बता चुके हैं काफ़ी बार ये फॉर्मूला, तो आप लोगों को माइंड में अच्छे से कर लेना है क्योंकि इस फॉर्मूला के बेस में क्वेश्चन भी अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को बस वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। और रोटेशनल एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल को प्रूफ करने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर, तो उसको भी अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक। तो हमने देखा जो एनर्जी लेवल होता है, सॉरी रोटेशनल एनर्जी होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, वो होता है EJ=H/8π²IC। J और J+1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, हमेशा इसकी यूनिट याद रखिएगा, ठीक। और इसमें जो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है BJ=J+1 होता है। तो और B की वैल्यू क्या होती है H/8π²IC होता है। अगर हमारा J से J+1 में ये हमारा हो रहा है तो ये हो जाएगा 2BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो अगर आप मानते हैं, अगर देखिए J और J+1 हो रहा है, अगर हम मान लेते हैं जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू 0 से 1 मतलब 0 से 1 तक जा रही है, तो ये हमारा जो डिफरेंस मिलेगा 2B का मिलेगा। 1 से 2 जा रहा है 4B का मिलेगा, 2 से 3 जा रहा है 6B का मिलेगा। इसमें भी जो गैपिंग होगी बॉन्ड लेंथ की, इसमें भी 2B का गैपिंग होगा। तो कह सकते हैं Hence the rotational spectrum is a series of equally spaired, मतलब जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है वो सीरीज है इक्वली स्पेयर्ड का 2B का स्पेक्ट्रल लाइंस का। नाउ बाय कैलकुलेटिंग 2B एंड म्यू रेड्यूस मास है, बॉन्ड लेंथ R कैन बी कैलकुलेटेड एज, बॉन्ड लेंथ R को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने देखा जो B की वैल्यू हमें यूज़ करनी है वो H/8π²IC है और I हमारे पास क्या आ जाएगा M1 M2 और M1+R2 R² हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसकी बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को बता दिया है, ठीक। अब इसमें आगे नेक्स्ट हेडिंग देखिए है, वो है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर। क्या है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर? थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग क्वेश्चंस प्रोवाइड कीजिए, ये करिए वो करिए, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मुझे भी काफ़ी काम रहता है तो मैं आप लोगों के लिए काम निकाल मतलब छोड़ के भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, और थोड़ा सा कोई भी बैकग्राउंड नॉइस होती है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है, कोई जल्दी में आप लोगों को थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस हो जाता है तो थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर। हमें नॉन रिजिड रोटर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, फिर उसके बाद आइसोटोप इफेक्ट बचेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये वन शॉट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाता है तो उसमें समझिए क्या क्या पॉइंट्स है, पूरा पूरा थ्योरेटिकल है। तो लिखेंगे इट वॉज एक्सपेरिमेंटली स्टडीड दैट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये पढ़ाया गया कि स्पेसेस बिटवीन सक्सेसिव लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रल बॉन्ड इन इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रीजन आर नॉट इक्वल। मतलब कह रहा है जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, स्पेक्ट्रल बॉन्ड कह सकते हो, जो लगातार स्पेक्ट्रल लाइन है इसकी इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन की, मान लो ये इंफ्रारेड रीजन है, ये माइक्रोवेव रीजन है, तो इसमें जो लगातार स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनती है तो इसमें जो होता है ये इक्वल नहीं होता है, ठीक।
दिस स्पेकिंग डिक्रीजेज एज इंक्रीजेज जे। ये जो लाइंस होती है इसकी जो गैप्स होते हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। अगर हमारा जे बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो इट इज़ फाउंड दैट, ये हमें देखा गया है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है अगर ये इंक्रीज करता है विथ जे वैल्यूज़, मतलब जे की वैल्यू इंक्रीज करती है तो बॉन्ड लेंथ भी हमारा इंक्रीज करता है। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे दस द एजप्शन वी मेड दैट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इज नॉट करेक्ट। इसमें कह रहे हैं जो हमने एजम्पशंस माना था कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल का जब रोटेशनल मोशन होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, वो तो चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा कि फ्रॉम एन अप्रॉक्सीमेशन, हम एक अप्रॉक्सीमेशन मानते हैं कि हाई रोटेशनल स्पीड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगता है ऑन द एटम विच मूव द एटम, जो कि एटम को मूव कराता है अपार्ट इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में होता है, सो दैट द हायर रोटेशनल एनर्जीज में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंक्रीजेज होता है विच कॉजेज द एनर्जी लेवल टू कम क्लोजर। ठीक, उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है जिसकी वजह से एनर्जी में, मतलब एनर्जी लेवल की वजह से उसको क्लोज आता है। ठीक, ऑल्सो द एटम इन द मॉलिक्यूल, जो एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स में हैव वाइब्रेशनल एनर्जी, उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, सो दैट द बॉन्ड विल स्ट्रेच एंड कॉम्प्रेस पीरियडिकली, मतलब जो उसमें बॉन्ड होगा वो खिंचावदार होगा और वो कंप्रेस होता चला लगातार चला चलाएगा। ठीक, चलता जाएगा। सो इन मेजरिंग आर, अगर हम इसका आर निकालते हैं और बी निकालते हैं, मैनी वाइब्रेशन में बहुत सारे वाइब्रेशन होंगे। ठीक, दस द मेजर वैल्यू विल नॉट बी एग्जैक्ट, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो इक्वेशन होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल का, वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा ई जे इज इक्वल टू बी नॉट जे प्लस वन माइनस डी जीरो जे प्लस वन का होल स्क्वायर, जहाँ पर डी जीरो क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ और ये बी होता है। ठीक, तो ये हो गया पूरा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर के बारे में। मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे समझा दिया है, आप लोग एक बार और समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद लिख के एक बार पढ़िएगा तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैं आप लोगों को और 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, तो उसके लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी इसमें एक टॉपिक और बचा है आइसोटोप इफेक्ट के बारे में। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से कुछ भी समझ में आया है, आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। अगर आप शेयर करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एक जगह पर अच्छा बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलता, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उन तक भी पहुंच जाएगा। तो आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कीजिए और अपने स्टोरीज़ वगैरह में जितने भी आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स वगैरह सोशल मीडियाज़ यूज़ करते हैं तो उस पर आप लोग स्टोरीज़ वगैरह लगा दीजिए, क्लासेस के लिंक वगैरह डाल दिया करिए, ताकि अगर और भी कोई बच्चे जुड़े हुए हैं नहीं पता है, अगर कोई नया भी बच्चा आता है उनको भी पता चल जाएगा। ठीक, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें लास्ट टॉपिक बचता है आइसोटोप इफेक्ट, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वन शॉट वीडियो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के ऊपर। आगे देखते हैं, ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम का लास्ट टॉपिक है आइसोटोप इफेक्ट, जो कि हमारा शॉर्ट में मोस्ट पॉपुलर है। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है? आइसोटोप आर एटम ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स मतलब ऐसे एलिमेंट के एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है। मान लो इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो ऐसे एटम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, कि एक दूसरे का आइसोटोप है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। ठीक, आप लोग अगर कोई एग्जाम्पल याद है आइसोटोप का तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और कौन से सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, और ये भी बताइएगा मुझे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताते हैं, तभी मुझे पता चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। ज़रूर बताइएगा। ठीक,
इसमें क्या रहा है, सो व्हेन अ पार्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस बाय इज आइसोटोप, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एटम को रिप्लेस कर दे उसके आइसोटोप से एंड एप्रिशिएबल चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अकर, तो अगर उसी के आइसोटोप से ही उसी मॉलिक्यूल में बदल देते हैं तो कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो तो चेंज होगा ही ना, तो एक अकरेंस नज़र आएगी। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें लिखेंगे हाउएवर देयर इज अ चेंज इन टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल एज आइसोटोपिक एटम इज आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द एटॉमिक मास। इसमें कह रहा है कि किस में चेंज होता है, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल में एज आइसोटोपिक एटम में, कि जिसमें आइडेंटिकल तो होता है उसका एटॉमिक नंबर लेकिन इसका एटॉमिक मास ही डिफरेंट होता है। तो ये हमारा आइसोटोप इफेक्ट किस तरीके से काम करता है इसमें आगे देखते हैं। तो आगे लिखेंगे विद द चेंज इन एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास में ही इसका जो चेंज होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द वैल्यू ऑफ बी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो बी की वैल्यू होगी फॉर द मॉलिक्यूल ऑल्सो चेंज, ये भी चेंज हो जाएगी बिकॉज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। जो मोमेंट ऑफ एटम इनर्शिया होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया आई इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये किसके ऊपर, मासेस के ऊपर ही तो डिपेंड करता है कि अगर मासेस की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी तो ये हमारा पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफर हो जाएगा। ठीक, ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द वैल्यू ऑफ B also changes, it depend on the moment of inertia of the molecule। इसका मतलब है कि it means that the isotopic substitution, जब आइसोटॉपिक देखें कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स होंगे तो उसमें जो एटम्स के ही आइसोटोप होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो अगर उस एटम में उसको उसके आइसोटोप से ही रिप्लेस कर दिया जाता है तो बहुत सारे चेंजेस को देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें मास ओवरऑल बता रही हूँ मैं आप लोगों को इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है तो इसकी मास की वजह से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट हो जाएगा और बी की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मासेस के ऊपर ही तो डिपेंड करता है और जो बी की वैल्यू होती है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड होता है। तो जब हमारा आई डिफरेंट हो जाएगा तो बी भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा कॉन्क्लूजन है कि जो आइसोटॉपिक सब्सटीट्यूशन होता है वुड ब्रिंग अ चेंज इन द डिफरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की तो उसके जो डिफरेंस में चेंज ही लाता है एंड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द रोटेशनल एनर्जी, और इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसीलिए जो आई की वैल्यू होती है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर होती है और बी की वैल्यू हमारा हमने देखा था कि h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी होता है और वेव नंबर हमारा h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और j+1 होता है। जब हमारा एनर्जी भी बढ़ेगी एच म्यू भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को रोटेशनल स्पेक्ट्रम कंप्लीट करा दिया है। एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर दिया, रोटेशनल स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के ऊपर आएगी। ठीक, अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे आप लोगों को सारा कंटेंट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक शेयर हो जाए। एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक या 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो काफ़ी बच्चों तक पहुँच जाएगा, वो भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तो उनको भी मेरा चैनल शेयर कीजिए। सारा कंटेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, एग्जैक्टली सेम टू सेम एग्ज़ाम में भी आता है, बस ट्रस्ट कीजिए, आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कैसे नहीं लगी, हेल्प होती है कि नहीं होती है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को वन शॉट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का लेकर के आऊँगी। ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सारा कंटेंट दूंगी फ्री ऑफ कॉस्टिंग। गुड बाय एंड स्टे सेफ।